नमस्कार। 11 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश का कोरोना अपडेट हमारे पास आया है। 24 घंटे में 7,735 नए केस सामने आए हैं और यह आंकड़ा लगातार कम होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के जो मामले उत्तर प्रदेश में शुरुआती तौर पर सामने आए थे, उसके बाद से ये ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। आज जो 24 घंटे के फिगर्स सामने आए हैं, उसमें यह आंकड़ा 7,735 तक आ पहुंचा है और 24 घंटे में 17,668 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केस की अगर बात करें तो 1,03,276 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में इस वक्त हैं और ये रिकवरी रेट अब बढ़कर 92.5% हो गया है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने इस बात की जानकारी दी है। सरकार के टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के फॉर्मूले से यहां पर कोरोना की रफ्तार जो है वो काफी रुकी है। याद कीजिए, जब यहां पर 35,000, 30,000, 28,000 रोजाना केस सामने आ रहे थे और अब जाकर के एक केस 7,735 24 घंटे में सामने आए हैं। वहीं अगर हम बात करें पूरे देश की, तो देश भर में एक वक्त वो था जब 4 लाख के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा था और अगर आज की बात करें तो आज 24 घंटे में 2,59,591 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 4,209 मरीजों की मौत हुई है और 3,57,295 मरीज कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं, यानी कि वो अपने घर पहुंच चुके हैं। और लेकिन यहां पर 2,59,591 अभी भी कोरोना के संक्रमित केस 24 घंटे में यहां पर सामने आए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने, आपको बता दें कि ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने फोटो भी पोस्ट की हैं। साथ ही साथ इस ट्वीट में उन्होंने कहा, राजीव गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर को पोस्ट करके लिखा था कि एक था और एक भविष्य के लोकतंत्र का राजा। ये यहां पर ट्वीट किया गया है सलमान खुर्शीद के द्वारा, जो कि पूर्व विदेश मंत्री हैं और उन्होंने यहां पर यह ट्वीट किया जिसमें इस बात को बाकायदा लिखा है कि एक था और एक भविष्य के लोकतंत्र का राजा। और अब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अब से बस कुछ ही देर बाद वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ और वर्चुअल बातचीत करेंगे। उनके साथ बातचीत में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से वहां पर चल रही हैं, किस तरीके से मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है, उसके साथ साथ इन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों का प्रधानमंत्री हौसला बढ़ाएंगे। इस तरीके से 2020 से कोरोना के संक्रमित केसेस के मामले सामने आने के बाद पहली वेव हो चाहे दूसरी वेव हो, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने, हेल्थ कर्मियों ने जैसे मेहनत के साथ, लगन के साथ काम किया है, 24 घंटे ड्यूटी की है, उसको लेकर के यहाँ पर आज पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करने वाले हैं। संवाद कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होना है और हालात और चुनौतियों पर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। और सीधे हम रुख करेंगे वाराणसी का, जहां से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार प्रधानमंत्री के साथ जिन लोगों को बातचीत करनी है उनसे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। उपेंद्र, बताइए कितना उत्साह हेल्थ वर्कर्स में, डॉक्टरों में, स्वास्थ्य कर्मियों में आप वहां पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने को लेकर के और चर्चा करने को लेकर के? बिल्कुल, देखिए ज़बरदस्त उत्साह है और कमिश्नरी सभागार में ये देखिए सब मीटिंग के हॉल में सब लोग पहुंच गए हैं। 2 रूम हैं, एक रूम में डीएम, कमिश्नर और वीसीबीडीए हैं और उनके साथ तमाम सारे अफसर हैं। दूसरे जो कॉन्फ्रेंस हॉल, जो सभागार है, वहां पर डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, इसके अलावा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जिन्होंने 24 घंटे ड्यूटी की है, वो लोग हैं। तो अब से कुछ देर बाद जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और सबसे खास बात है कि अब इस बैठक में जनप्रतिनिधियों को, यानी कि विधायक, मंत्री
जो हैं उनको भी शामिल किया गया है, यानी कि उनका भी इनपुट लिया जाएगा, उनसे भी बातचीत की जाएगी। ये देखिए वाराणसी शहर और आसपास के लगभग सभी विधायक जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये मीटिंग शुरू होने के लिए यहाँ पर अब सभागार को अंदर बंद कर दिया गया है। और ख़ास बात यह है करीबन 150 पूरी लोग हैं जो पीएम के साथ इस संवाद में शामिल होंगे। उसका लब्बो-लुआब है कि संवाद के बाद जो है सुझाव और सुझाव के बाद जो है समाधान क्या निकलता है, इस पर खास चर्चा होगी। और ये मीटिंग रूम के बाहर आप ये देखिए, हमने पहले भी उपेंद्र देखा है कि जब प्रधानमंत्री ने संवाद किया तो संवाद से ही समाधान निकला है। तो क्या जो अभी भी दिक्कतें हैं, जो चुनौतियां हैं, या आने वाले तीसरी लहर को लेकर के जो चैलेंजेस बताए जा रहे हैं, इसमें संवाद के जरिए ही समाधान निकालने की कोशिश है और तमाम हेल्थ वर्कर्स, तमाम लोगों को एक मोरल बूस्टअप करने की, उनका हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जुड़ रहे हैं उनके साथ? बिल्कुल, देखिए अनुपम, ये एक तरीके से मोरल बूस्टर ही है जिसके ज़रिए प्रधानमंत्री यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि इसमें जो मुख्य मुद्दा होगा वो है कि तीसरी लहर से हम कितने तैयार हैं, यानी कि हमारे पास आईसीयू कितने हैं, पीडियाट्रिक आईसीयू कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, कितने बेड्स हैं, ये तमाम सारे जो मुद्दे हैं वो फिलहाल चर्चा होंगे। और ये देखिए सभागार को अब अंदर से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर कोशिश ये है कि हर वो मुद्दा उठे और हर उस मुद्दे से जुड़ा हुआ उसका संबंधित आदमी हो, यानी कि वार्ड बॉय भी इसमें शामिल किए गए हैं, सफाई कर्मचारी भी शामिल किए गए हैं, यानी कि हर वो योद्धा जिसने कोरोना से जंग लड़ी और आगे की जंग जिनके कंधों पर लड़ी जानी है, वो क्या सोचते हैं, उनके क्या महत्वपूर्ण सुझाव हैं, क्या वार्ड बॉय भी देश के प्रधानमंत्री को कोई महत्वपूर्ण सुझाव दे सकता है। ये इस पूरी बैठक की खास बात है कि हर आदमी महत्वपूर्ण है इस पूरी लड़ाई में और उसके सुझाव क्या बड़ा बदलाव ला सकता है। तो इसलिए इस कोशिश के साथ इस पूरे संवाद को किया गया है। और यहाँ पर ये जो दूसरा रूम है, यहाँ से जितने भी बड़े अफसर हैं वो जुड़े हैं और यहाँ पर कोशिश ये है कि अफसरों का प्लान जाना जाए कि उनका ब्लूप्रिंट क्या है और जो ब्लूप्रिंट को जिसे कहते हैं कि ज़मीन पर उतारते हैं, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं। तो ये तमाम सारी इसीलिए यही लब्बो-लुआब भी है इस पूरी मीटिंग का। और जो सबसे खास बात यह है कि इसमें जनता जो नेता हैं जिनको जनता का जवाब देना होता है, जिनसे जनता सुख दुख बांटती है, वो हैं। हम कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं जो इस मीटिंग में। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस बैठक को कि देश का प्रधानमंत्री वार्ड बॉय से, जनप्रतिनिधि से सबसे फीडबैक ले? बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ वाराणसी के सांसद हैं, देश के नेता हैं। और अगर जैसा कि अभी हम लोग सुने थे कि डीएम से भी बात कर रहे हैं, जो जिलाधिकारी लोगों से बात कर रहे हैं, तो इसमें तो ये बड़ी बैठक है कि मतलब वार्ड बॉय भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, सबका फीडबैक ले रहे हैं। ये पहली बार आप देख रहे हैं ऐसा? जी बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं। ऐसा अभी तक देश में इतने प्रधानमंत्री हुए लेकिन किसी ने ऐसा जो है हम लोग नहीं देखे हैं। हम लोग जनता छोटे कर्मचारी से भी वो नीचे से लेकर के तबका, नीचे से तबका लेकर के ऊपर तक सबसे रूबरू हो रहे हैं। मान लिया जाए कि देखिए सबसे छोटा कर्मचारी सबसे बड़ा सुझाव दे सकता है। ये देखिए इस बैठक बिल्कुल जाहिर तौर पर उपेंद्र, ये सारी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों के साथ संवाद किया, तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ संवाद किया, लेकिन ग्राउंड पर जो व्यक्ति काम करता है, जो बिल्कुल सड़क पर काम करता है, या जो तमाम चुनौतियों को, चैलेंजेस को फेस करता है, उससे वो जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे जो इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और खबर प्रयागराज से है, जहां पर सड़क पर प्रसव किए जाने के मामले में आपको बता दें कि जांच अधिकारी ने आरोपी एएनएम को क्लीन चिट दे दी है। जिस तरीके से मामला लगातार सुर्खियों में रहा था और उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हुए थे, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की गई, जिसमें जांच में आरोपी एएनएम को क्लीन चिट दे दी गई है। आपको बताएं कि एएनएम अनीता चौधरी पर इसमें आरोप थे। घटना के बाद सीएमओ प्रयागराज डॉक्टर प्रभाकर राय मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और ग्रामीणों ने एएनएम पर पैसे लेने का आरोप लगाया था, लेकिन जांच टीम ने बताया कि प्रसूता के परिवार की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। साथ ही आरोपी एएनएम और उसके पति ने बताया कि महिला को सेंटर पर पहुंचने से पहले ही प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद जांच टीम ने उसे क्लीन चिट दे दी और जल्द तैनाती की जाएगी।
ब्लॉक स्तर पे पूरी जांच हो गई है। अभी हम लोगों ने संतुष्ट हैं क्योंकि लाभार्थी ने कोई शिकायत भी नहीं की। जो शिकायत थी वो भी जिन लोगों ने वीडियो बनाया था उन लोगों द्वारा की गई थी, और उसके बाद भी जब लाभार्थी ने लिख के दे दिया तो हम लोगों ने इस मामले को एनएम को दोषी नहीं। हाँ जी, क्योंकि जांच होते वक्त जिस कर्मचारी के खिलाफ होती है, हम लोगों ने उसको 5 दिन के लिए हटा दिया था। जांच पूरी होने के बाद अभी उसका ऑर्डर हुआ नहीं, लेकिन अभी जल्दी हो जाएगा, वो वापस अपना काम करने लगेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पंजाब के मोगा में। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का फाइटर जिस तरीके से मिग 21 क्रैश हो गया, उसमें मेरठ के गंगानगर के फाइटर पायलट अभिनव चौधरी की मौत हो गई, जिससे उनके घर में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि पंजाब के मोगा में ये भारतीय वायुसेना का फाइटर विमान था जो कि क्रैश हुआ है, मिग 21। और इसके बाद मूल रूप से बागपत के पुसार गांव के रहने वाले ये लोग थे। परिवार लंबे समय से मेरठ में ही रह रहा था। खबर आते ही परिवार पर दुख का कहर टूट पड़ा है। अभिनव को जानने वाले घटना पर यकीन तक नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल 25 दिसंबर 2019 को ही अभिनव की शादी धूमधाम के साथ मेरठ से हुई थी। हादसा मोगा के लुंगियाना खुर्द गांव के पास हुआ है और राजस्थान के सूरतगढ़ से विमान ने उड़ान भरी थी। तो पंजाब के मोगा में भारतीय वायुसेना का मिग 21 लड़ाकू विमान जो है वो क्रैश हो गया है, जिसमें मेरठ के गंगानगर के निवासी फाइटर पायलट अभिनव चौधरी की मौत हो गई है, जिससे उनके घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोग इस बात पर अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि अभिनव हमारे बीच से चला गया है। 2019 में अभिनव की शादी हुई थी और यह हादसा लुंगियाना खुर्द गांव के पास हुआ है, राजस्थान के सूरतगढ़ से। आपको बता दें कि इस विमान ने उड़ान भरी थी जो कि पंजाब के मोगा में क्रैश हो गया। मेरठ के गंगानगर के निवासी हैं अभिनव चौधरी, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। तो दुखद हादसा यहां पर हुआ है, जिससे मेरठ वाले काफी दुखी हैं, परिवार के लोग। आपको बता दें कि इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। मूल रूप से ये पूरा परिवार बागपत के पुसार गांव का रहने वाला था, लेकिन ये इसके बाद आकर के मेरठ में ही बस गए थे, मेरठ में ही रह रहे थे। और 2019 में 25 दिसंबर को ही अभिनव की शादी हुई और उसके बाद अब ये दुखद खबर परिवार के लोगों को यहां पर मिली है। उमेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। उमेश, दुख की घड़ी है जाहिर तौर पर परिवार के साथ, और अब इस कमी को कोई पूरा नहीं कर पाएगा। जी निश्चित तौर पर अनुपम जी, मेरठ के रहने वाले फाइटर पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गए हैं। पंजाब के मोगा में भारतीय वायुसेना का मिग 21 क्रैश हुआ है और इसी दौरान अभिनव चौधरी शहीद हुए हैं। पंजाब के मोगा में भारतीय वायुसेना का मिग 21 लड़ाकू विमान क्रैश हुआ। इस दुर्घटना में मेरठ के गंगानगर के निवासी फाइटर पायलट अभिनव चौधरी की दुखद मृत्यु हो गई है। वो मूल रूप से बागपत के तुषार गांव के रहने वाले थे। परिवार लंबे समय से मेरठ में ही रह रहा था और ये खबर आते ही परिवार पर दुखों का कहर टूट पड़ा। तो परिवार और अभिनव को जानने वाले घटना पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल पहले 25 दिसंबर 2019 को ही अभिनव की शादी धूमधाम से मेरठ में हुई थी और उन्होंने इस शादी में एक मिसाल कायम की थी कि मात्र 1 रुपए में शादी की थी, जिसकी चर्चा आज गंगानगर इलाके में हो रही है, जिसकी चर्चा आज मेरठ में हो रही है कि 1 रुपए में शादी इन्होंने की थी। और वायुसेना में फाइटर पायलट और किसान के बेटे थे अभिनव। 1 रुपए में लगन संपन्न कराई थी और दहेज लोभियों को करारा तमाचा जड़ा था। युवा अधिकारी ने दहेज को इनकार कर अपने जीवन की महत्वपूर्ण पारी 1.5 साल पहले ही शुरू की थी। एक से बढ़कर एक रिश्ते ठुकराकर युवा लेफ्टिनेंट के परिवार ने पूरे बिल्कुल उमेश, जाहिर तौर पर यह दुख की घड़ी है परिवार के लोगों के लिए और लोग भरोसा तक नहीं कर पा रहे हैं जब उन्हें इस बात की जानकारी दी गई कि अभिनव अब उनके बीच नहीं है। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके शोक जताया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और शोकाकुल परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। स्वागत है। ब्रेक के बाद गोरखपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में बिजली का सामान बरामद किया गया है और पुलिस की टीमें पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि
इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गायघाट 4 लेन के पास इन बदमाशों को घेर लिया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाशों को दबोच लिया और इनके पास से रिवॉल्वर, कारतूस और 30 बंडल बिजली के तार बरामद किए हैं। तो उन बदमाशों द्वारा पुलिस बल के ऊपर जान से मारने की नीयत से कई राउंड फायर किए गए। जवाबी कार्रवाई में उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की और बदमाशों को दौड़ाया गया। लगभग 100 से 150 मीटर आगे गायघाट लहसड़ी 4 लेन अंडरपास के पास इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। खबर इटावा से है, जहां पर बसरेहर इलाके के बसगवा में डूबे लड़के का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है। कल दोपहर अपने 3 दोस्तों के साथ नहाने के लिए वो माइनर में उतरा था, लेकिन अचानक वो डूब गया। 3 दोस्तों ने उसके घर जाकर खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने लड़के को खोजने की कोशिशें की, लेकिन अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने आने में काफ़ी देर लगाई। गुस्साए लोगों ने लोहिया नहर पुल पर जाम लगा दिया है और कांटे रस्सी बांधकर आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। खबर इटावा से है, जहां पर लगातार आपको बता दें कि बारिश के चलते गेहूं वहां पर भीग चुका है और प्रशासनिक लापरवाही यहां पर सामने आई है। जिस तरीके से मौसम ने बदला है और उसके बाद लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में खुले में रखे गेहूं के भीगने से यहां पर अव्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताएं कि खुले खेत में 800 बोरी 2 दिन तक बारिश से भीगती रही, लेकिन पानी से गेहूं को बचाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी दी थी कि जिला प्रशासन की तरफ से गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं को बचाने के कोई इंतजाम वहां पर नहीं थे। वहीं अधिकारी का कहना है कि सभी केंद्रों पर तिलपार की व्यवस्था है, लेकिन तेज हवा से सभी उड़ गए होंगे। इसकी जांच करवाई जा रही है। शुरुआती सूचना जो दी गई थी सभी केंद्र प्रभारियों, जिला प्रबंधकों को दे भी दिया गया था और केंद्रों पर तिरपाल की व्यवस्था है। अचानक आज जो सूचना मिली मुझे, ये मीडिया के थ्रू भी और भी जो तहकीकात के बख्तियारपुर एक केंद्र पर, वहाँ पर बारिश के माध्यम से, लेकिन त्रिपाल था, त्रिपाल उड़ गया हवा के जोगे से और उसकी व्यवस्था कराई जा रही है। इटावा जनपद में कुल 62 क्रय केंद्र संचालित हैं और अभी तक जो है 30,800 मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है। वहीं प्रयागराज की अगर बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति है जिसके चलते किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर भी क्रय केंद्रों पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो लगातार बारिश के चलते वहां पर कई जगहों पर गेहूं भीगने से किसानों को नुकसान हुआ है। नवाबगंज के कौड़िहार के एक ऐसे ही क्रय केंद्र पर हमारी टीम पहुंची, जहां पर बारिश से गेहूं को बचाने के लिए बोरियों को टीन शेड के नीचे रखा गया था। योगी सरकार ने गेहूं की फसल की खरीद के लिए पूरे प्रदेश में क्रय केंद्र खोले हैं और संगम नगरी प्रयागराज में भी एक ये क्रय केंद्र कौड़िहार में खुला है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, ये विपणन निरीक्षक का कार्यालय है। यहाँ पर गेहूं की खरीद हो रही है और 1 अप्रैल से खरीद होनी थी। चूँकि कोविड काल चल रहा है तो 13 अप्रैल से यहाँ पर खरीद शुरू हुई थी। और आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बावजूद यहाँ पर खरीद हो रही है। हालांकि यहाँ पर जगह थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन इसके नज़दीक ही एक गोदाम है जहाँ पर यहाँ से खरीद के बाद अनाज को शिफ्ट कर दिया जाता है, तो इसलिए किसी अनाज की यहाँ पर बर्बादी नहीं हुई है। और जब यहाँ पर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर समस्या थोड़ी ज़रूर आती है और उस समय जो खरीद का काम है वो रोक दिया जाता है। और इस तरह से यहाँ पर जो गेहूं क्रय केंद्र है उसकी यहाँ पर तौल हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो 50-50 किलो की बोरियां हैं उन बोरियों में इसको रखा जा रहा है और ये कांटे पर जो है उसकी तौल होने के बाद उसको यहाँ पर सील किया जाता है और सील करके यहाँ से गोदामों में भेजा जाता है एफसीआई के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो किसान आए हैं इस बारिश के बाद उनको कोई समस्या हो रही है या किसी तरह की दिक्कत, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप किसान हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका और क्या यहाँ पर जो है कोई दिक्कत है बारिश की वजह से? हमारा नाम जी अशोक कुमार शुक्ला है, हम झुखरी से आए हुए हैं। बारिश से कोई दिक्कत नहीं है, बराबर तौल हो रही है। कितना गेहूँ आपने दिया है और क्या समर्थन मूल्य जो है उस किस तरह से आप लोगों को पैसा मिल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है? समर्थन मूल्य 1975 रुपये है, जो खाते में 3-4 दिन में आ जाता है पैसा जी। लखनऊ से आता है जी।
अभी यहाँ पर आए हैं तो बारिश की वजह से कोई नुकसान हुआ हो और किसी तरह कोई दिक्कत हुई हो? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये किसान हैं अशोक जी, और जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर सहायक हैं शंकर लाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि यहाँ पर कब से खरीद हो रही है और अब तक कितनी खरीद आप लोगों ने गेहूं की है, और बारिश की वजह से कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई खरीद कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक जो है। हमारे ना कोई भीगा हुआ है गेहूँ यहाँ पे जो है। करीब कितना गेहूं अभी तक खरीदा गया? कब से खरीद शुरू हुई थी? लगभग 3000 कुंटल तक गेहूँ खरीद हुई है। कब से शुरू हुआ था? 12-13 अप्रैल से जो है। जो समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है वो कितना है और किस तरह से किसानों को दिया जा रहा है? 1975 रुपये, और लखनऊ से इसका पेमेंट जो है सीधे लखनऊ से होता है। यहाँ पर ये